हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं भ्रूणपोष एवं किस तरह से दो विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष आवृत्तबीजी पौधों में निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं भ्रूणपोष एवं उसके प्रकार, तो लास्ट सेशंस में हम पढ़ चुके हैं त्रिसंलयन अथवा दोहरे निषेचन की प्रक्रिया। और दोहरे निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप याद रखिएगा एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका अथवा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अथवा कोशिका सतत समसूत्री विभाजनों के द्वारा एक पोषक कोशिकाओं का समूह निर्मित करती है। उस समूह को हम मुख्य रूप से कहते हैं भ्रूणपोष। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं भ्रूणपोष को। पोष आप याद रखिए 3N अथवा त्रिगुणित संरचना। मुख्य रूप से इसका निर्माण विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। विकसित होने वाला भ्रूण जाइगोट से निर्मित हो रहा है। जब जाइगोट विकसित हुआ है तो जाइगोट का निर्माण पहले होता है, भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण बाद में होता है। परंतु अगर विकास की दृष्टि से आप देखते हैं तो भ्रूणपोष का विकास पहले होगा और जब भ्रूणपोष विकसित हो जाता है उसके पश्चात जाइगोट समसूत्री विभाजनों के द्वारा भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो मुख्य रूप से भ्रूणपोष किस लिए उत्पन्न हो रहा है? पोषण प्रदान करने के लिए। दूसरा, आवृत्तबीजी में भ्रूणपोष किसके द्वारा निर्मित हो रहा है? तो याद रखिए निषेचन के पश्चात त्रिसंलयन की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण पाया जाता है। वहीं आप अगर अनावृत्तबीजी में पढ़ते हैं तो अनावृत्तबीजी पौधों में मुख्य रूप से याद रखिएगा कि जो भ्रूणपोष है वह अगुणित होगा और यह अगुणित भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद की कोशिका के द्वारा निषेचन के पूर्व निर्मित होता है। परंतु आवृत्तबीजियों में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात त्रिसंलयन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। अब जब आप भ्रूणपोष पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे प्रकारों में पहला प्रकार देखिएगा। पहला भ्रूणपोष हम पढ़ते हैं केंद्रकीय प्रकार अथवा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आप याद रखिए, अथवा इसी को आप कह रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को केंद्रकीय अथवा नाभिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। अब नाभिकीय भ्रूणपोष मुख्य उदाहरण इसका आप याद रखिए, जो नारियल का पानी होता है, नारियल का पानी आपका महत्वपूर्ण एक उदाहरण है केंद्रकीय भ्रूणपोष के लिए। तो भ्रूणपोष को जब आप परिभाषित करते हैं उस अवस्था में याद रखिएगा कि भ्रूणपोष का वह प्रकार जिसमें केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक विभाजन पश्चात कोशिका विभाजन अथवा सेल वॉल का निर्माण अनुपस्थित, परिणाम स्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण पाया जाएगा। प्रत्येक कोशिकाओं में अथवा प्रत्येक प्रजाति के लिए केंद्रक की संख्या निश्चित होती है और यह केंद्रकों की निश्चित संख्या मुख्य रूप से वेरी करती है 236 से 1236 के मध्य में। मतलब किसी पादप प्रजाति में अगर केंद्रकीय भ्रूणपोष निर्मित होता है तो उसमें मिनिमम अथवा कम से कम कितने केंद्रक उपस्थित होंगे? 236 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1236। तो 236 से 1236 तक के केंद्रक बनने के बीच में सतत रूप से केवल केंद्रकीय विभाजन होगा। निर्मित होने वाले केंद्रक धीरे धीरे परिधीय भाग की तरफ स्थानांतरित होते हैं और मध्य में रिक्तिका का निर्माण होगा। जब एक निश्चित मात्रा में केंद्रकों का विकास हो जाता है उसके पश्चात याद रखिएगा केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया या कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया बंद होती है और फिर उसके पश्चात कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा। कोशिका विभाजन जब भी केंद्रकीय भ्रूणपोष में होना प्रारंभ होता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण जो होगा वो हमेशा परिधि से केंद्र की ओर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो संरचनाएं हमने पढ़ी थी, यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, ये आपका है भ्रूणपोष केंद्रक। माइक्रोपाइल सिरे पे आपका क्या होगा? एक
जाइगोट के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो चुका है। मध्य में ये आपका है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका अथवा केंद्रक, जिसे हम PEN कहते हैं। यह PEN याद रखिएगा सतत रूप से समसूत्री विभाजनों में प्रवेश करेगा और परिणाम स्वरूप इन समसूत्री विभाजनों से केंद्रकीय विभाजन है केवल, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, केंद्रकों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। प्रारंभ में हम प्रदर्शित कर रहे हैं 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक, फिर पुनः 4 केंद्रकों से 8 केंद्रक। धीरे धीरे केंद्रकों की संख्या विकसित होना प्रारंभ होती है या इंक्रीज होना प्रारंभ होती है और धीरे धीरे सतत केंद्रक की विभाजनों के कारण, क्योंकि प्रत्येक विभाजन के पश्चात याद रखिएगा यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो अनेक केंद्रक निर्मित होंगे। समस्त केंद्रक धीरे धीरे परिधीय भाग में स्थानांतरित होते हैं और परिधि की ओर ये केंद्रक स्थानांतरित होने के पश्चात मध्य में कोशिका में आपको एक स्पष्ट रिक्तिका परिलक्षित होती है। यह रिक्तिका द्रव्य से, तरल द्रव्य से भरी हुई पाई जाती है और उसी तरल द्रव्य में ये समस्त केंद्रक फ्लोट होते हैं अथवा तैरते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है, इस भ्रूणपोष को हम वास्तविक रूप में कहते हैं केंद्रकीय अथवा नाभिकीय भ्रूणपोष। नारियल का जो खाने योग्य भाग है वो याद रखिए भ्रूणपोष होता है। उसमें जो पानी हम पीते हैं नारियल का, वो आपका तरल द्रव्य है, जो कि आपका किसका उदाहरण है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का। और जब आप कोशिकीय भ्रूणपोष पढ़ते हैं तब हम देखेंगे कि जो नारियल का सफ़ेद सॉलिड पार्ट है खाने योग्य, वह पार्ट आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। यहाँ पर ये याद रखिए, अगर आप इसको बीजांडद्वारी सिरा और इसको निभागीय सिरा कहते हैं, तो इस भाग में आपको एक द्विगुणित जाइगोट भी निर्मित मिलेगा, परंतु अभी भ्रूणपोष का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए जाइगोट अपनी विश्राम अवस्था में, इसमें भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्थाएं प्रारंभ नहीं है। धीरे धीरे अब इस भ्रूणपोष में याद रखिएगा कोशिका भित्ति का निर्माण होना प्रारंभ होता है और कोशिका भित्ति के निर्माण के फलस्वरूप ये पार्ट आप याद रखिए, यहाँ पर आपका द्विगुणित जाइगोट उपस्थित है बीजांडद्वारी सिरे पे और इस जाइगोट के चारों तरफ आप देखते हैं कि भ्रूणपोष पाया जाता है। अब भ्रूणपोष में आप देखेंगे कि कोशिकाओं का निर्माण हुआ है जो कि परिधीय भाग में है, क्योंकि कोशिका भित्ति केंद्रक के चारों ओर निर्मित होना प्रारंभ होती है, परंतु अभी भी आपको मध्य में अथवा केंद्र में रिक्तिका का निर्माण मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अनेक केंद्रक तरल द्रव्य में विमुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए, इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष का हम द्वितीय प्रकार पढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का भ्रूणपोष होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। जब हम कोशिकीय भ्रूणपोष पढ़ते हैं या सेलुलर एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष आप याद रखिए कि कोशिकीय भ्रूणपोष में प्रत्येक केंद्रकीय विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण पाया जाता है। तो सामान्य रूप से आप कहते हैं कि भ्रूणपोष के विकास की वह अवस्था अथवा वह प्रकार जिसमें केंद्रकीय विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण अथवा कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया उपस्थित होती है और प्रारंभिक अवस्थाओं से ही भ्रूणपोष किस प्रकार का होगा, कोशिकीय प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल इसमें आप याद रखिए भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणकोष मीन्स प्रत्येक केंद्रक विभाजन पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के पश्चात साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया की उपस्थिति। कोशिकीय भ्रूणपोष अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिकीय भ्रूणपोष के निर्माण में ये फिर देखिए प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अथवा PEN त्रिगुणित संरचना। यह त्रिगुणित संरचना पुनः समसूत्री विभाजनों में प्रवेश करेगी, परंतु यहाँ पे जब 2 केंद्रकों का निर्माण हो रहा है, 2 केंद्रकों के निर्माण के तुरंत पश्चात यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण पाया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था से ही आप याद रखिएगा जो कोशिकाएं निर्मित हो रही है
उन कोशिकाओं के मध्य कोशिका भित्ति सतत रूप से निर्मित होते जाती है और परिणाम स्वरूप कोशिकीय विभाजन के द्वारा कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण पाया जाता है। तो जब आप विकसित रूप में आप देखते हैं भ्रूणपोष, सतत विभाजन होंगे, यहाँ पर याद रखिएगा केंद्रकों की संख्या, कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित नहीं है। असीमित मात्रा में विभाजन कोशिका भित्ति के द्वारा बार बार आवृत्त होंगे या बार बार कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी और उसके पश्चात आप याद रखिएगा एक आपका कोशिकीय भ्रूणपोष निर्मित होता है। यहाँ पे हम पुनः बता रहे हैं माइक्रोपाइल सिरे पे यह अपना द्विगुणित जाइगोट है और जाइगोट के चारों ओर आप याद रखिएगा कोशिकीय रूप से निर्मित भ्रूणपोष उपस्थित होता है तथा इस भ्रूणपोष में याद रखिए इस भ्रूणपोष में मुख्य रूप से केंद्रिका अथवा केंद्रिका से मिलती जुलती रिक्तिका, हम कह रहे हैं रिक्तिका से मिलती जुलती संरचनाएं पूर्णतः अनुपस्थित होती है। मुख्य रूप से अगर आप मेज अथवा मक्के में देखेंगे तो मक्के में जो भ्रूणपोष है वह मुख्य रूप से कोशिकीय होता है। नारियल में दोनों प्रकार का भ्रूणपोष आप पढ़ते हैं। दूसरा आप कैस्टर अथवा अरंडी के बीज देखते हैं तो उन बीजों में भी हम पढ़ते हैं कि भ्रूणपोष कोशिकीय प्रकार का पाया जाता है। तो इस तरह का जो भ्रूणपोष है यह कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। अब ये जो भ्रूणपोष है आप ये जब पढ़ रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि वास्तविक रूप में यह संरचना निर्मित कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर देखिए जब आपने बीजांड की संरचना बनाई थी, हमने इस संरचना को जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया था तो इस संरचना में याद रखिए बीजांड की इस संरचना में हम पढ़ते हैं दो आवरण होते हैं और निभागीय सिरा बीजांडवारी सिरा। याद होगी आप सभी स्टूडेंट्स को ये संरचना। अब निभागीय सिरे अथवा माइक्रोपाइल एंड पे याद रखिए निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण हो चुका है अंडकोशिका के द्वारा और जो द्वितीयक केंद्रक भ्रूणकोश में निर्मित हुआ था वो द्वितीयक केंद्रक किसमें परिवर्तित हुआ है, प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका में। और ये प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका धीरे धीरे विभाजन के पश्चात आपका एक कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो ये भ्रूणपोष कोशिकीय अथवा केंद्रकीय कुछ भी हो सकता है, निर्भर करता है ये पौधे की प्रजाति के ऊपर कि ये जो प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका या प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो भ्रूणपोष निर्मित हुआ है वो कोशिकीय होगा अथवा अपना किस प्रकार का होगा, केंद्रकीय प्रकार का होगा। तो ये पार्ट याद रखिएगा। अब जब ये भ्रूणपोष निर्मित हुआ है तो ये भ्रूणपोष पुनः याद रखिएगा पोषक तत्व से युक्त संरचना है और भ्रूणपोष के निर्माण के पश्चात अब बीजांडद्वारीय सिरे पर यह जाइगोट धीरे धीरे भ्रूणीय परिवर्धन की अवस्थाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, अब जो भ्रूणपोष आप पढ़ते हैं तो भ्रूणपोष में हम पढ़ते हैं हॉस्टोरिया अथवा पोषक जड़ें। एक्चुअली वास्तविक रूप में यह जड़ें नहीं होती है परंतु जड़ के समान संरचनाएं होती हैं जिनको हम हॉस्टोरिया कहते हैं। और यह हॉस्टोरिया आप याद रखिएगा पोषक तत्वों को जो साइड बाय साइड जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ये भ्रूणपोष जब आप पढ़ रहे हैं तो भ्रूणपोष के बीजांडद्वारीय सिरे पे जड़ के समान अथवा तंतु के समान संरचनाएं उत्पन्न होती है अथवा निभागीय सिरे पे भी ये तंतु के समान संरचनाएं शाखित अथवा अशाखित दोनों प्रकार की हो सकती है उत्पन्न होती है। चलाजदा के सिरे पे या निभागीय सिरे पे उत्पन्न होने पे इसको निभागीय हॉस्टोरिया अथवा बीजांडद्वारीय हॉस्टोरिया। तो ये मुख्य रूप से याद रखिए हॉस्टोरिया का मुख्य कार्य भ्रूणपोष में क्या है, जो बीजांड है बीजांड की विभिन्न कोशिकाओं से अंडाशय की विभिन्न कोशिकाओं से यह हॉस्टोरिया पोषक तत्व को अवशोषित करके धीरे धीरे उन पोषक तत्वों का संचय कहाँ पे करेंगे, भ्रूणपोष की कोशिकाओं में करते हैं। और यही पोषक तत्व अब इस जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियोजेनी या भ्रूणीय परिवर्धन के समय प्रयुक्त किए जाते हैं। तो भ्रूणपोष के लिए इतना पार्ट याद रखिए। अब इसी भ्रूणपोष के आधार पर हम पढ़ते हैं कि बीज दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषीय अथवा अभ्रूणपोषीय। क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो पूरी की पूरी बीजांड की संरचना है
निषेचन के पश्चात बीजांड आपके किस में परिवर्तित हो जाते हैं? निषेचन पश्चात घटनाओं में हम पढ़ते हैं कि निषेचन के पश्चात यह बीजांड बीज में परिवर्तित होगा। जब यह बीज में परिवर्तित होगा तो उस दौरान या तो इस बीजांड में भ्रूणपोष कुछ मात्रा में शेष बचा रहेगा अथवा पूरा का पूरा भ्रूणपोष प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो जब बीज का विकास हुआ है इस बीजांड से और उस बीज में अगर भ्रूणपोष उपस्थित है, अब भ्रूणपोष क्यों उपस्थित है? क्योंकि ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे किस में विकसित हो रहा है? भ्रूण में विकसित हो रहा है। जब यह भ्रूण में विकसित होता है तो ये इन भ्रूणपोष से समस्त पोषक तत्वों का उपयोग करने लगता है। परंतु कुछ प्रजातियों में, द्विबीजपत्रियों में हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि सामान्य रूप से द्विबीजपत्रीय पौधों में भ्रूणपोष की कुछ मात्रा बीज में उसी अवस्था में पाई जाती है। मीन्स यहाँ पे जो अत्यधिक वृद्धि करता हुआ भ्रूणपोष था उसमें से कुछ भ्रूणपोष बीजांड में शेष रहेगा और ये जो आपका जाइगोट था, अगर द्विबीजपत्रीय है तो द्विबीजपत्रीय में ये जाइगोट दो कोटिलिडन्स के द्वारा या बीज पत्र कह रहे हैं आप, दो बीज पत्र की संरचना को प्रदर्शित करते हुए एक भ्रूण का विकास यहाँ पे जाइगोट के द्वारा संपन्न होता है। भ्रूणीय परिवर्धन के पश्चात भी अगर बीजांड में भ्रूणपोष उपस्थित है तो निर्मित होने वाला बीज आपका क्या कहलाएगा? भ्रूणपोषीय बीज। परंतु जैसा कि आप एक बीजपत्री में सामान्य रूप से, द्विबीजपत्री में सामान्य रूप से देखते हैं, द्विबीजपत्री में यह भ्रूणपोष धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो मुख्य रूप से अब हम पढ़ेंगे कि मुख्य क्या अंतर है कि बीज आपके भ्रूणपोषीय अथवा अभ्रूणपोषीय, या आप उसी को एनसीईआरटी में पढ़ते हैं एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस बीज उपस्थित होते हैं। तो भ्रूणपोष के अनुसार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीजों के प्रकार। दो प्रकार के बीज हम वास्तविक रूप में देखते हैं, भ्रूणपोषीय तथा अभ्रूणपोषीय बीज। भ्रूणपोषीय को ही हम कह रहे हैं एल्ब्यूमिनस बीज तथा इसे हम सामान्यतः कहते हैं गैर एल्ब्यूमिनस बीज। ये आप याद रखिएगा। अब जब आप भ्रूणपोषीय पढ़ रहे हैं, भ्रूणपोषीय बीज मीन्स आप सिंपली मीनिंग क्लियर है कि बीज में निषेचन के पश्चात, भ्रूणीय परिवर्धन के पश्चात भी बीज में कुछ मात्रा में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, तब आप उसको कह रहे हैं भ्रूणपोषीय बीज। और यहाँ पर आप बीज याद रखिए, बीज पूर्ण रूप से भ्रूणपोष विहीन होते हैं। क्यों भ्रूणपोष विहीन है? क्योंकि विकसित होने वाले भ्रूण ने समस्त भ्रूणपोष का उपयोग अपने परिवर्धन के दौरान कर लिया होता है। अगर आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से याद रखिए कि जो भ्रूणपोषीय बीज है वो आपको मिलते हैं एक बीजपत्रीय पौधों में। तो एक बीजपत्रीय पौधों के बीजों में मुख्यतः अपने को भ्रूणपोषीय बीज मिलते हैं। अभ्रूणपोषीय बीज आप याद रखिए, द्विबीजपत्री में सामान्य रूप से अभ्रूणपोषीय बीज पाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। यहाँ पर अगर अपवाद देखते हैं एक बीजपत्रीय बीजों के लिए और द्विबीजपत्रीय के लिए, दोनों के लिए आपको अपवाद मिलेंगे। एक बीजपत्रीय बीज, या अगर आप भ्रूणपोषीय पढ़ रहे हैं तो याद रखिए एक बीजपत्र के बीज जो है, गेहूँ, चावल आप देख रहे हैं, मक्का देखते हैं, बाजरा देखते हैं, ये सभी हम भोज्य के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इनके बीजों में मुख्यतः क्या उपस्थित है? भ्रूणपोष पोषक तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर अपवाद के रूप में याद रखिएगा कैस्टर सीड अथवा अरंड आप कह रहे हैं। कैस्टर के बीज द्विबीजपत्री होने के बाद भी, कैस्टर के बीज द्विबीजपत्री होने पर भी भ्रूणपोषी होते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए द्विबीजपत्री में हम क्या पढ़ रहे हैं कि बीज कैसे होते हैं? आपके अभ्रूणपोषी होते हैं।
वहीं आप देखिए अभ्रूणपोषी के लिए भी एक अपवाद है आपका कि ऑर्किड्स के बीज आप पढ़ते हैं, जो ऑर्किड के पादप होते हैं, पुष्पीय पौधे हैं, एक बीजपत्री होते हैं। ऑर्किड के एक बीजपत्री होते हुए भी बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। तो ये अपवाद जिन स्टूडेंट्स को देखिएगा, जिन स्टूडेंट्स को मेनली नीट के लिए प्रिपेयर करना है वो अपवाद वाले एग्जाम्पल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। सेकेंडली 2 मार्क्स में बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भ्रूणपोषीय और अभ्रूणपोषीय बीजों में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसी रूप में आप ये अंतर स्पष्ट करिएगा, ठीक है। ये पार्ट एनसीईआरटी में आपका जो भ्रूणीय परिवर्धन का हम समाप्त करते हैं पार्ट, उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन के बाद दिया हुआ है। पर हम लोग चूंकि यहाँ पे आज भ्रूणपोष को डिस्कस कर रहे थे तो भ्रूणपोष के साथ साथ हम यहाँ पे वो पार्ट भ्रूणपोषीय और अभ्रूणपोषीय बीज को भी हम कंप्लीट करते हैं। इसी पैराग्राफ में जब आप एनसीईआरटी को स्टडी करते हैं तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आपका दिया है परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म आप कहते हैं। तो परिभ्रूणपोष मतलब याद रखिए कि जब बीजांड में बीजांडकाय कुछ मात्रा में बचा हुआ रहता है तब उस बचे हुए बीजांडकाय को या बचे हुए न्यूसेलस को, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस हम कहते हैं उसको, अर्थात जब बीजांडकाय कुछ मात्रा में बचा हुआ पाया जाता है तो वो जो बचा हुआ बीजांडकाय है वो कहलाता है अपना परिभ्रूणपोष। और जब आपके बीजों में परिभ्रूणपोष पाया जाए, जब बीजों में वो पेरिस्पर्म या बीजांडकाय उपस्थित है तब उन बीजों को हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। तो यहाँ पे भ्रूणपोष और परिभ्रूणपोष में आप कंफ्यूज मत होइए। परिभ्रूणपोष एक विशिष्ट संरचना है या विभिन्न संरचना है। भ्रूणपोष आपकी त्रिगुणित संरचना होती है। परिभ्रूणपोष गुणसूत्र के रूप में याद रखिए कैसे होगी, द्विगुणित संरचना है। परिभ्रूणपोष का मीनिंग होता है बीजांड में बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं शेष पाई जाती है। तो जो बचा हुआ बीजांडकाय है उस बचे हुए बीजांडकाय को हम कह रहे हैं परिभ्रूणपोष। और जब यह बीजों में परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है तो बीज आपके कहलाते हैं परिभ्रूणपोषीय बीज। परिभ्रूणपोषीय बीज अथवा इसी को आप पढ़ते हैं पेरिस्पर्म। ये टर्म भी याद रखिएगा क्योंकि पेरिस्पर्म भी आ रहा है आपका हिंदी में। तो पेरिस्पर्म अथवा परिभ्रूणपोषीय बीज के उदाहरण मुख्य रूप से याद रखिए। बीज मुख्यतः आपका एक दिया हुआ है बीटरूट अथवा चुकंदर। अब जब आप चुकंदर देखते हैं तो सामान्य रूप से हम उसका भूमिगत भाग उपयोग में लाते हैं, पर चुकंदर के आप याद रखिए बीज जो सामान्यतः हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम उसके भूमिगत भाग का उपयोग करते हैं। और दूसरा काली मिर्च के बीज या काली मिर्च आप याद रखिए क्योंकि हम उसको ब्लैक पेपर और काली मिर्च उसके बीजों का ही हम उपयोग करते हैं। इन दोनों में आप याद रखिए एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि काली मिर्च का खाने योग्य भाग। तो काली मिर्च का खाने योग्य भाग आपके पास क्या है, परिभ्रूणपोष, क्योंकि उन बीजों में किसकी उपस्थिति मिलती है आपको, पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष की। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। जब आप भ्रूणपोष पढ़ रहे हैं तो भ्रूणपोष के साथ बीजों के प्रकारों को भी पढ़ लीजिए, भ्रूणपोष की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पे, और उसी के साथ साथ आप किस तरह से परिभ्रूणपोष आपका भिन्न है। परिभ्रूणपोष आपका किसके द्वारा निर्मित हो रहा है, सामान्य युग्मकोद्भिद की जो कोशिकाएं हैं उसके द्वारा निर्मित हो रहा है, मतलब बीजांडकाय की कोशिकाओं से बची हुई बीजांडकाय। भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात निर्मित हो रहा है। दूसरा द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन की प्रक्रिया के कारण बना है। और थर्ड आप पढ़ते हैं कि भ्रूणपोष त्रिगुणित संरचना होती है, परिभ्रूणपोष द्विगुणित संरचना होती है। तो ये पार्ट याद रखिएगा। और इसी के साथ ही आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट सेशन में द्विबीजपत्रीय और एक बीजपत्रीय बीजों के परिवर्धन को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 2 क्लासेस में मैं ये चैप्टर अपना जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट करेंगे। तो एक चैप्टर में हम भ्रूणीय परिवर्धन के अवस्थाओं को पढ़ेंगे द्विबीजपत्रीय और एक बीजपत्रीय में, और दूसरा जो नेक्स्ट सेशन है उसके बाद उसमें हम लोग मेनली स्टडी करेंगे जो लास्ट का पार्ट है फल एवं उसके प्रकार बचते हैं। बीजों में हम पढ़ते हैं क्योंकि बीजों के प्रकार यहाँ पे हमने आज डिस्कस कर लिए। तो बीजों में आप मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि सुप्तता किस प्रकार से, या डोमेंसी के 2-3 उदाहरण है इम्पॉर्टेंट है, वो नीट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो 2 एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद आप बहुभ्रूणता और असंग जनन की प्रक्रियाएं उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये चैप्टर आपका क्योंकि क्वाइट लॉन्ग चैप्टर है तो काफ़ी दिनों से हम पढ़ रहे हैं इसको, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतना आप आज की क्लास के लिए याद रखिएगा। जो स्टूडेंट्स नए कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं फिर कहूँगी कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए, रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए। डाउट्स कहीं पर है तो उन डाउट्स को क्लियर करते जाइए टॉपिक बाय टॉपिक, एंड नेक्स्ट सेशन तक मोटिवेट रहिए एंड हार्ड वर्क करते रहिए।